27 अप्रैल। तो मैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर की न्यूज़ है, डेट कोविड से रिलेटेड है कि आईआईटी दिल्ली मॉडल ने बोला है कि 4.4 लाख केसेस डेली हिट बाय मई 8, ऐसा उन्होंने बोला है। दूसरी जो न्यूज़ है रिलेटेड टू आई टेक जाइंट जो पिचेस है, मतलब कि जैसे आपका गूगल हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, उनके सीईओ जो सुंदर पिचाई 135 करोड़ की हेल्प करेंगे। और भी अलग अलग इनिशिएटिव हैं, और भी नडेला हैं, और भी सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, वो भी हेल्प करेंगे। तो ये न्यूज़ है। बस फ्रंट पेपर में कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है। ऑक्सीजन शॉर्टेज से डेथ हो गई है। वियर मास्क इवन एट होम, अगर घर में भी तो भी मास्क लगाए, ऐसे नीति आयोग के मेंबर ने बोला। फिर जो दूसरी न्यूज़ रिलेटेड टू आती है उसकी ऑस्कर से रिलेटेड। अभी ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस फिल्म को मिला है उसका नाम है नोमड लैंड, नो मेड लैंड। मैंने तो नहीं देखी है मूवी, कैसी है, उनको मिला है। और उसके जो अवार्ड मिला है, जो मे फर्स्ट वुमेन कलर टू गेट ए डायरेक्टर अवार्ड, मतलब जो डायरेक्टर अवार्ड मिला है, फर्स्ट वुमेन जो मतलब एशियन जो कलर वुमेन है, उनको दिया गया फर्स्ट। और ये सेकेंड वुमेन इन ऑस्कर मिला है आफ्टर द बिग लॉय के बाद। जो उनकी मूवी थी 2010 में आई थी, द हंटर लुकर, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड वुमेन है उनको मिला है ये अवार्ड। उनका नाम है आपका चार्ल्स जाओ करके नाम है उनका, हाउ करके नाम है, चार्ल्स हाउ करके नाम है। तो ये एशियन मुल्क से रिलेटेड है, तो इस कलर की है, मतलब कलर एवर ऑनर द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। फर्स्ट टाइम इस रीजन से, मतलब इस कलर की वुमेन को मिला है। और सेकंड वुमेन है उनको अवार्ड मिला है। आपको याद रखना है, वेंगल लॉय के बाद तो उनको सेकंड वुमेन, बस आपको याद रखना, उन्हें मिला था हट लोकर के ऊपर। और जो बेस्ट एक्ट्रेस का, मतलब एक्टर का अवार्ड मिला, हॉकिन को मिला है। ठीक है, ये फादर्स को, इनकी मूवी थी द फादर्स, उसके ऊपर मिला है। जो एक्ट्रेस हैं आपका, उनको मिला है योंग जूंग, यू जूंग को। कोरियन एक ड्रामा था आपका मिनारी करके, तो उसके लिए अवार्ड दिए गए हैं ऑस्कर को। तो आपको थोड़ा याद रखना है ऑस्कर को, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। इवन यूपीएससी पूछ सकता है, इवन स्टेट एग्जाम मोस्टली किसी न किसी में पूछा जरूर जाएगा स्टेट एग्जाम के अंदर। तो आपको याद रखना है ऑस्कर अवार्ड नो मेडलैंड करके थी। और एशिया मुल्क की जो मिला है उनको मिला, ये है वो, आप देखोगे तो ये एशियन मुल्क की जो है, मतलब इधर साइड की आपका वैसे हाउ करके नाम है इनका। आगे चलते हैं। इतनी डेथ हो चुकी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, 6 डे में इतनी डेथ दिखाई गई है, 2000 मतलब 3500 के आसपास। पर जो शो कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में, उसमें इतना शो कर रहा है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अब कितने मर रहे हैं उतने लोग भी नहीं पता है। आगे चलते हैं। हम सीधे आते हैं अपने एडिटोरियल पर। जो पहला एडिटोरियल हमारे किसी काम का नहीं है, वैक्सीनेशन टू ऑल, अंडरमाइनिंग द वैक्सीनेशन टू ऑल, ये भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ये भी हमारे काम का नहीं है। हमारे जो पहला एडिटोरियल काम का था, ये ऑस्कर का मैंने बता दिया है, ठीक है ना। हमारा जो पहला टिकट काम करता है, अनदर वेव स्पेल मोर न्यूट्रिशन लॉसेस। अब इससे क्या हो रहा है, जैसे वेव बढ़ रही है, मतलब कि वेव आ रही है, तो न्यूट्रिशन लॉसेस हो रहा है, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है। लोगों के पास मतलब जो पैसा था वो कम होता जा रहा है, तो वो लोग नीडी चीज़ें खरीद रहे हैं, चावल दाल यही खरीद रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो नहीं खरीद रहे हैं। जो लोग स्विच कर गए थे, मतलब लोअर इनकम से मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए थे, वो दोबारा से मिडिल इनकम मतलब लोअर इनकम ग्रुप में आ गए हैं ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से। तो इसमें यही दिखाया गया कि एडिड टू द, मतलब कि परसेटिंग इशू ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी, फूड का इनसिक्योरिटी का इशू लोगों के सामने आ रहा है। इंडिया कंसिस्ट हैड रैंकिंग पुअरली इन ऑल द इंटरनेशनल रैंकिंग ऑन हंगर। जितने भी इंटरनेशनल रैंकिंग हंगर आते हैं, जैसे आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, 117 इसमें दिखाया, पर 2020 वाले में 94 रैंक है, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मोर वीगेस्ट, मतलब कोविड-19 स्टेबिलिटी दोज ऑलरेडी ब्रिंगिंग द, मतलब जो भी चीज़ें, सारी चीज़ में यही बताई गई है कि अर्बन क्या, रूरल क्या, सब स्ट्रेस फील कर रहे हैं। जो रूरल है वो मोर स्पेसिफिकली स्ट्रेस फील कर रहा है, क्लोज एग्जामाइन किया तो अर्बन के मुकाबले अर्बन भी फेस कर रहे हैं, रूरल भी फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ इन्होंने चीज़ें कंडक्ट की, सर्वे कंडक्ट किया। थर्ड राउंड सर्वे 2020 जनवरी में 2021 तक कन्वर्ट किया गया। 64 डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट में किया गया। कटिंग डाउन द फूड, ऐसा बोला कि कटिंग डाउन द फूड हो गया 9 मंथ में आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन। लोगों के पास 40% सैंपल कट डाउन द फूड ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन। लोग कम खाना स्टार्ट कर दिया, इवन 80% कम कट डाउन हो गया, दूध पीना बंद कर दिया है। कि जो ज़रूरी है, हमें चावल दाल मतलब रोटी है वही खाने लगे हैं, रोटी या थोड़ा सा कुछ बना लिया। तो वेजिटेबल डाइट में एक चीज़ कम हो गई है लोगों की, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जा रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वी हैव फाइंड द हाउस होल्ड उत्तराखंड, मतलब झारखंड ने सर्वे किया कि मतलब फार अमंग द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द स्टेट। जो झारखंड उत्तराखंड है, बहुत मतलब कि वर्स्ट परफॉर्मेंस है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कंडक्ट किया गया था 2019-20 में, एंड ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, उसके हिसाब से लोगों की जॉब जा रही हैं,
जॉब जाने, ब्रिंगिंग पुश द लोअर इनकम बैक। मैंने बोला ना वो मिडिल इनकम में आ गए थे, फिर लोअर इनकम में दोबारा वो चलेगा, बैक चलेगा ड्यू टू दिस पेंडेमिक की वजह से। रिडक्शन इन द इनकम, लोगों की इनकम कम हो गया, ऐसे आप बता रहे हो। देखो एक पी रिसर्च सेंटर इंडिकेट करता है मिडिल क्लास इन द मतलब शंक बाय 32 मिलियन, मतलब 32 मिलियन लोग मतलब कम हो गए मिडिल इनकम ग्रुप में से, वो लोअर इनकम ग्रुप में पहुंच गया। क्यों? पेंडेमिक की वजह से। 70% ऑफ द मतलब की रिडक्शन इन द इनकम पोस्ट द पेंडेमिक, द विद विद मैनी फॉलिंग इनटू द मतलब सिनेटरी आपका प्रेक्योरिटी, 55% हाउस होल्ड रिकॉल तो अर्निंग द लॉसेस हो गया। कुछ 55% लोग तो ऐसे हो गए कि जो 5,000 पर मंथली प्रायर टू द पेंडेमिक, मतलब कि इतना कम कमाने लगे हैं, 5,000 मंथली कमाने लगे हैं, इतना कम कमाने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई। 30% हाउस होल्ड जो है वो सी के लोन, मतलब उन्होंने लोन लिए हुए हैं किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, इन सब चीज़ों के लोन लेने पड़ रहे हैं लोगों को। तो ये प्रॉब्लम फेस की जा रही है। सबसे बड़ी माइग्रेटिंग है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो माइग्रेटिंग जो वर्कर है, मतलब कि माइग्रेंट जो है उनके लिए फूड और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है। ट्रैवल टू सिटीज़ ओनली मंथ अगो, अगेन ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गया, आपने देखा होगा अभी सेकंड जैसी वेव स्टार्ट हुई है, दोबारा से आपने वो माइग्रेटिंग वर्कर देखने स्टार्ट हो गए। 57% अमंग द गोइंग बैक टू द डेस्टिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट दिसंबर टू सितंबर में इतने लोग इधर उधर गए हैं। तो आप लगा सकते हो हमारी पॉपुलेशन का 60% के आसपास जो है माइग्रेटिंग लेबर है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रहते हैं। फिर लोगों को हेल्प कैसे मिली है? हेल्प आप कैसे कीजिए? मनरेगा योजना है, लोग गांव में गए, उनको मनरेगा के अंदर काम दिया गया, ऐसे उन्हें बचाया गया। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना थी, जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। 5 kg राइस एंड वीट पर पर्सन पर मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ तक दोबारा से फ्री दिया जाएगा। लास्ट ईयर भी 3-4 मंथ नवंबर तक फ्री दिया गया है आपको, जुलाई से, इसमें जून से सॉरी। एंड सपोर्ट द मतलब स्टेबल लॉन्गर पीरियड, बहुत लंबा, ये एक सॉल्यूशन बता रहा है हमें क्या करना चाहिए फूड सिक्योरिटी के लिए। ऐसी योजना चलानी चाहिए, लॉन्ग टाइम तक उसे सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को मनरेगा के अंदर काम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आंगनबाड़ी हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, मिड डे मील स्कीम्स हैं, उनकी जो प्राइमरी स्कूल में नीड टू बी रेम्प्ड, मतलब उन्हें और सिस्टमेटिकली वे बनाना है, मोर ट्रांसपेरेंस बनाना है कि लोगों के पास जल्दी से मतलब जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है उसको हम कवर अप कर सके। फॉर माइग्रेंट स्टक सिटीज़, मतलब विदाउट वर्क कम्युनिटी किचन स्टार्ट होनी चाहिए। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जैसे उनको खाना, ये तो रूरल के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये शहर में भी ले सकते हैं, आंगनवाड़ी भी शहर में ले सकते हैं। बट जो माइग्रेटिंग वर्कर है एक सिटी से दूसरी सिटी, उनके लिए हम कौन सी न्यूट्रिशन स्कीम चलाएं? तो उनके लिए कम्युनिटी किचन लाइक अन्ना कैंटीन, जैसे अन्ना कैंटीन आपकी अम्मा कैंटीन सॉरी, जो आपकी तमिलनाडु में स्टार्ट हुई अम्मा कैंटीन, दीदी कैंटीन, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इस टाइप का इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हो। द मोस्ट आपका वर्नेबल विल मोर आपका प्रिडिक्टेबल स्टेबल सपोर्ट देन इवन बिफोर। तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये कुछ चीज़ें उन्होंने स्टेप बताए। तो मैं इससे रिलेटेड आपको 1-2 इंडेक्स पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सबसे पहला आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो आपको बताया था, इसमें 117 रैंक बताई, मतलब 117 रैंक बताई थी, सॉरी एक मिनट, जो इसमें इंडिया की रैंक बताई थी 117, 107, 102 बताई थी 117 कंट्री में। अब तो इसमें देखते हैं इंडिया की रैंक कितनी हो गई है। इंडिया की रैंक कितनी होगी जो भी 2020 का है, तो इसमें कंट्री कम हो गई है, 107 हो गया, इंडिया की रैंक 94 होगी। तो आप एक चीज़ दे सकते हो, 10 कंट्री कम हुई है, तो इंडिया की रैंक 102 थी, उसके हिसाब से कितनी कम हुई है? 6, 7, 8, इतने इंडिया की रैंक कम हुई है उसके अंदर। ठीक है, 2020 की रिपोर्ट आई तो इंडिया की रैंक 94 आई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो एनुअली रिपोर्ट आती है, जॉइंटली कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, इसको निकालते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, जो इंडिया की 94 रैंक आई। जो पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में किया गया था, पब्लिश एवरी ईयर किया जाता है, अक्टूबर के मंथ में आता है, यानी कि इस बार जब आएगा आपका एग्जाम हो जाएगा। 2020 एडिशन है, 15 एडिशन जो इसका आया, एम क्या है इसका? आपका कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब कि मेजर लेना है, ट्रैक करना है हंगर को, ग्लोबल रीजनल कंट्री लेवल पर कंट्रोल करना है। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? जीएचआई के कुछ स्कोर है जिसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ स्कोर सेट किए हैं इंडिकेटर के हिसाब से, जैसे अंडर न्यूरिशमेंट, शेयर ऑफ द पॉपुलेशन एफिशिएंट, कैलोरीज कितना ले रहा है, अंडर न्यूट्रिशन कितना है, कि जैसे एक इंसान को 2000 कैलोरी चाहिए, जो काम करता है 2500 कैलोरी चाहिए, उसके हिसाब से कितना वो ले रहे हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, लोअर वेट फॉर देयर हाइट, जैसे हाइट तो लंबी हो रही है, पतले से हो रहा है लंबे से, तो उसको चेक किया जाता है कि इतना कितना है अंडर, उसकी वजह से। चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब कि लो वेट फॉर देयर एज, जैसे मेरी एज जितनी है उसके हिसाब से मेरा वेट बहुत कम है, तो उसको चेक किया जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर 5 कितने बच्चे क्या है
मर जाते हैं, अंडर डेथ हो जाती है अंडर 5, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी सभी अंडर 5 है, देखो एज ऑफ 5, अंडर एज ऑफ 5। बस ये कैलोरी इनटेक ये पॉपुलेशन का ये कभी तक ले सकता है, वो कितना काम करता है, कितना उसके हिसाब से कितनी कैलोरी ले रहा है। तो ये 4 कुछ है। मैंने आपको तो वेस्टिंग, स्टंटिंग, मोर्टेलिटी, आपने एक प्रोग्राम है इंडिया का पोषण अभियान, उसके अंदर भी 3 है, और एक और है उसके अंदर अनीमिया सॉरी, उसके अंदर एक और है, इसको 3% एनुअली कम करना है, और इन सबको 2% एनुअली कम करना है, टारगेट था, और मिनिमाइज करना है, पर ये टारगेट फुलफिल नहीं हो पाएगा पेंडेमिक की वजह से। स्कोरिंग क्या है, 100 to 0, मतलब 0 से लेकर 100 तक मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपका 100 मार्क्स आए हैं तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट सिचुएशन में आप हो, और 0 आए तो मतलब कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ नहीं है। ठीक है, क्लासीफाई बाय द सिविरिटी कितनी है इंडिया के अंदर, मतलब पूरी वर्ल्ड के अंदर, उसके हिसाब से दिया जाता है। अब ग्लोबल सिनेरियो क्या फाइंड किया गया कि वर्ल्ड वाइड जो हंगर है कि वो मतलब 8.2% मॉडरेट लेवल है। ठीक है, तो कम हुआ है थोड़ा, 2000 से इतना था पहले, थोड़ा कम हो गया सीरियस लेवल से। फैक्टर क्या है, मतलब अभी क्यों इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोबारा से, एक तो कोविड की प्रॉब्लम आ रही है, रिजल्टिंग टू इकोनॉमी डाउन टर्न जा रही है ना, नीचे गिर रही है इकोनॉमी, उसकी वजह से। फिर डेजर्ट लोकस्ट, मतलब वो टिड्डों का जो हमला हुआ था उसकी वजह से बहुत इफेक्ट आया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इंडिया में तो इतना नहीं हुआ था, पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साइड, उन कंट्री में साइड बहुत, तो क्या करते हैं, मिनटों में पूरी फसल खत्म कर देते हैं। तो उसकी वजह से फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम मिलियंस ऑफ पीपल के सामने खड़ी हो गई है। 2020 जो GHI स्कोर टू डू नॉट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, जो 2020 का आया है ना, उस पर इतना इफेक्ट किसका नहीं है, कोविड-19 का इफेक्ट नहीं है। अभी जो 2021 का आएगा, इस पर टोटली कोविड का इफेक्ट होगा, तो पता लग जाएगा कि कोविड के बाद सिचुएशन कैसी हुई है। तो इंडिया की 94 आ रही है, मे बी बहुत वर्स्ट जाए। रीजन वाइज परफॉर्मेंस कैसी, सबसे जो बेकार है अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा, साउथ एशिया, जो इसमें हमारे इंडिया में, साउथ एशिया हाईएस्ट नंबर ऑफ हंगर एंड अनन्यूट्रिशन, मतलब कि लेवल के आदमी यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा रीज़न यही है। और SDG 2 जो है, 2 मिनट में मैगी, तो याद रखना फूड हंगर के लिए है वो। ठीक है ना, नॉट ऑन द ट्रैक टू अचीव, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जीरो हंगर 2, जो SDG 2 है, वो बोलता है 2030 तक ये प्रॉब्लम खत्म करनी है, वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इंडिया का सिनेरियो क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, इंडिया का जो स्कोर आया 27%, 2, मैंने बताया 0 से लेकर 100 तक 27%, 2 स्कोर आया। इंडिया हैज़ लेवल टू हंगर, मतलब सीरियस हम कंडीशन में आते हैं, सीरियस स्टेज में आते हैं। इंडिया की 94 रैंक है 107 कंट्री में, 2019 में क्या थी, 102, 117, तो यानी देखो 10 कंट्री कम हुई है, पर उसके हिसाब से हमारी 10 रैंक कम नहीं हुई है। 92 होनी चाहिए थी इसके हिसाब से, 10 रैंक कम नहीं हुई है। तो हम सिचुएशन देख सकते हैं कि इंडिया की वर्स्ट कंडीशन है। इंडिया का जो फ्यूचर है बिहाइंड नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, हमारे जो आसपास की कंट्री, हमारे इनसे भी बेकार सिचुएशन है। 107 कंट्री, ओनली 13 कंट्री मतलब जो वर्स्ट कंडीशन में आती हैं, देन इंडिया के बाद 13 कंट्री बचती हैं जो और वर्स्ट कंडीशन में, कौन कौन सी हैं, लाइक रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, आपके लिबीरिया, आपके मोजाम्बिक, चैड, यही है, देखो सारी अफ्रीका की कंट्री है मोस्टली। ये अफगानिस्तान छोड़ सकते हो, उसका अपना इशू है। प्रॉब्लम क्या है, परफॉर्मिंग इंडेक्स क्या है, मतलब हमारे से अंडर न्यूट्रिशन है, 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है ना, 2011-13 में थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ा हमने कंट्रोल करके उसे कम किया है, ये बोल सकते हैं। जो चाइल्ड वेस्टिंग थी, मतलब हमारी 2010-15 थी, अब 17 हो गई है, मतलब कि और बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, और जो हमारा चाइल्ड स्टंटिंग थी, मतलब वो थोड़ा इम्प्रूव हुई है। ठीक है, 35 से 34, मतलब स्लाइटली इम्प्रूव हुई है, मतलब इस 54 से ये 34 हुई है, तो इम्प्रूव हुई है। और उसके बाद मोर्टेलिटी भी हमने थोड़ा इम्प्रूव किया है, मतलब इट वाज 52, मतलब 5 उसको भी इम्प्रूव किया। उस किस वजह से, जैसे इंडिया ने सेवरल इनिशिएटिव चलाए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इनिशिएटिव चलाए इंडिया ने। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना, उसमें क्या था, FSSAI ने चलाया था कि सिटीजन ऑफ इंडिया टू, मतलब कि उन्होंने टूवर्ड्स द ईटिंग राइट, अच्छी चीज़ खाएं, तो ये FSSAI ने चलाया था ईट राइट। FSSAI किसके अंदर आता है ये आपको कमेंट में बताना है। फिर पोषण अभियान जो मैंने आपको बताया, रिड्यूसिंग स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अमीनिया, ये सब कम करना है। ठीक है, अमंग द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट गर्ल के अंदर 2018 में ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इसके साथ में। ये मैंडेटरी, मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं, मतलब कि 5,000 रुपये आपका बच्चा करोगे, वो ऐसे वाइज दिए जाते हैं कि 2,000 रुपये आपको, मतलब अगर किसी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मतलब कि डिलीवरी कराते हैं, उसके बाद आप वैक्सीन लगाते हैं 2,000, और फिर आपको मतलब कि एक्सपेंस, मतलब आने जाने का ट्रांसपोर्ट कोस्ट 1,000 रुपये। तो वो ऐसे मैत्री, मतलब कि मैत्री वंदना योजना वो स्टार्ट की गई। फूड आपका फोर्टिफिकेशन किया गया, मतलब जो फूड है
जैसे आपको चीज़ें दी जाती हैं, वीट दिया जाता है, राइस वाइस दिए जाते हैं, आटा मिलता है, तो उसमें आपको मतलब कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए उसके अंदर। जैसे मिड डे मील में आपने देखा होगा, जैसे आयरन, तो वो क्या करते हैं आटे में आयरन के, आयोडीन के, जैसे आयोडीन, नमक में आयोडीन आता है, विटामिन ए डी को स्टेबल फूड में मिक्स कर देते हैं, राइस में, जो मिल्क लेते हो उसके अंदर, सॉल्ट में। तो उससे क्या होता है कि इम्प्रूव हो जाए न्यूट्रिशन कंटेंट लेने की कैपेसिटी। नेशनल फूड सिक्योरिटी अभियान 2013 में आया था, जिसमें अंदर आपको ये पीडीएस स्कीम में खाना दिया जाता है, टारगेट पीडीएस जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। नियर अबाउट 75% ऑफ रूरल और 55% अर्बन पॉपुलेशन को पीडीएस के अंदर मतलब कि अनाज दिया जाता है, वो जिसके कहते हैं सस्ता गले की दुकान। फिर मिशन इंद्रधनुष आया था, अंडर 2 ईयर एंड एज एंड अ प्रेग्नेंट वुमेन, जो आप 2 साल से छोटे बच्चे और वुमेन को मतलब कि वैक्सीन लगनी चाहिए, मतलब इम्यूनाइजेशन करना है। 12 मतलब कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ के लिए, वीपीडी मतलब 12 जो जैसे आपको टिटनेस का इंजेक्शन, उसके मतलब सॉरी टिटनेस का नाम आ रहा है आपको, मतलब कि जिपनी सेप्टर का इंजेक्शन, रुबेले का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, ये आपको लगनी चाहिए। तो 12 डिसीज़ आपको कमेंट में चेक करनी है। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम है, ये 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च हुई थी। इस स्कीम में आपको 6 सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, प्री स्कूलिंग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, ये सारी चीज़ अंडर 0 से 6 साल के बच्चे के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए, दूध पिलाती है माँ है उसके लिए है। और सजेशन क्या देते हैं वो, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, एनजीओ को एक साथ मिलकर आगे काम करना पड़ेगा कि इंडिया की फूड और हेल्थ क्राइसिस जो है वो कॉम्बैट कर पाए। फूड शुड बी आर प्राइस नॉट ओनली बाय द वेट और द बाय वॉल्यूम बट ऑल्सो द न्यूट्रिशन डेंसिटी। जो आप फूड देते हो कि 5 किलो के हिसाब से ये वो सब, तो वेट और वॉल्यूम के हिसाब से ना देकर आप उसकी न्यूट्रिशन डेंसिटी के हिसाब से दो। उसके बाद गवर्नमेंट शुड एक्सपेंड, एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन ऑन हेल्थ डाइट, आपको पढ़ाना भी पड़ेगा कि आपको क्या खाना चाहिए स्कूल कॉलेज में बच्चों को, कि उसके हिसाब से उनकी जो हेल्थ अवेयरनेस है वो और ज़्यादा बढ़े। सपोर्टिंग स्मॉल जो होल्डर फार्मिंग है, जैसे फार्मर है, जैसे मैं बताऊँ इंडिया में 80 to 85% स्मॉल मार्जिनल फार्मर रहते हैं, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है, उनके सपोर्ट आपको और बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप उनको पैसा प्रोवाइड कराओगे, जैसे FPOs होते हैं, फार्मर FOP होते हैं, मतलब फार्मर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर होते हैं, उनको NGO को साथ आना पड़ेगा, जो क्या है कि अच्छी खेती करे और इंडिजीनियस एग्रीकल्चर को न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो और उनका एक्सटेंट हो। जो न्यूट्रिशन की समस्या है, मतलब कि पोवर्टी की समस्या, वो खत्म हो जाए, अच्छा अनाज हो जाए, अच्छा क्वालिटी का अनाज उगाए, क्योंकि 80 to 85% मार्जिनल फार्मर है इंडिया में, तो उनकी सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट बेस्ड ऑन मल्टी लिटरल मैकेनिज्म लाना होगा, जो मतलब कि ये कमेटी आपकी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी की, वो बताती हैं आपको कैसे कैसे करना है, कैसे सपोर्ट बढ़ानी है, उसको भी आपको, उनका भी जो मल्टी लिटरल मैकेनिज्म है उसको भी फॉलो करना होगा, जो स्टैंडर्ड लेवल फॉलो करना होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल। इससे रिलेटेड इंडेक्स और आता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशन फूड इंडेक्स। इसके बारे में, इसके अंदर 10 इंडिकेटर्स होते हैं। पहली बात याद रखो, 3 डायमेंशन होती है इसमें। 3 डायमेंशन क्या क्या होती है, एक होती है हेल्थ, जिसका 1.3 वेटेज, एक होती है एजुकेशन, इसका इतना, और एक होता है लिविंग स्टैंडर्ड। और आपको ये तीनों चीज़ को पक्का याद रखनी है, ये तो प्री में ऐसे पूछ लेते हैं तीनों वाली। मल्टी डायमेंशन इंडेक्स के 3 जो डायमेंशन है क्या क्या है पॉवर्टी से रिलेटेड, लिविंग इंडेक्स, एजुकेशन और हेल्थ। अब उसके ये भी पूछ लेता है कि आपका जो है, आपको लिखने के लिए आसानी रहेगी क्या क्या। हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग स्टैंडर्ड और कुकिंग फ्यूल कैसा है, देखो इनके लिए स्कीम भी है, उज्ज्वला योजना, सैनिटेशन के लिए प्रधानमंत्री, मतलब कौन सी योजना, स्वच्छ भारत मिशन है सैनिटेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के हर जल घर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपकी बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रो, हाउसिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, और चीज़ें एसेट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चलाई गई हैं। स्कूल अटेंडेंस के लिए भी बहुत स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है बोल सकते हैं, वो भी स्कूल अटेंडेंस को इन्हेंस करने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान है, ईयर ऑफ स्कूलिंग के लिए भी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आते हैं, ठीक है ना, और फंडामेंटल राइट्स में के अंदर भी आते हैं। ईयर ऑफ स्कूलिंग, बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। चाइल्ड मोर्टेलिटी की मैंने आपको बता दिया, इतनी सारी स्कीमें भी बताई हैं मैंने। न्यूट्रिशन के लिए ऊपर बहुत सारी स्कीम बताई, पोषण अभियान, ये अभियान, तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम चलाई जाती है इनको डेवलप करने के लिए। तो 3 डायमेंशन इसके क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, आपको लिविंग इंडेक्स जो है, हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड, एजुकेशन में जो है आपका ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग ऑफ अटेंडेंस, लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक मूल चीज़ें हैं कि आप कुकिंग फ्यूल आपको मिले, तो मतलब कि आप वो इनफॉर्मल, मतलब कि ट्रेडिशनल चूल्हे का यूज़ ना करें, उससे और बीमारी बढ़ती है। हेल्थ भी आपको सैनिटाइज, मतलब कि सैनिटेशन मिले, कि आप
सही है, या सोच करें। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, हर घर जल, आपके घर में जल पहुँचे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड हो प्रॉपर तरीके से, हाउसिंग घर हो अपना। देखो एक घर है आपके पास, घर के अंदर क्या होना चाहिए, पानी पीने की होना चाहिए, उसके अंदर फिर एक टॉयलेट होना चाहिए, कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और कुछ एसेट होने चाहिए। तो आप एक हाउस को जो जो प्रोवाइड चाहिए लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, वो चीज़ इसकी डायमेंशन है। तो ये हमारा खत्म हो गया। इसे कौन निकालता है? नीति आयोग। क्या नीति आयोग नहीं निकालता? नीति आयोग जब ये आया था, इंडेक्स ये जो आया था, इसकी बेसिस पे नीति आयोग ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की थी वो पैरामीटर को अच्छा करने के लिए। नीति आयोग इज अ नोडल एजेंसी फॉर एमपीआई। जो इंडिया में नोडल एजेंसी जो इस पर काम करती है वो नीति आयोग है, जो इसके ऊपर काम करती है। अब ग्लोबल इंडिकेटर टू ड्राइव द रिफॉर्म, मतलब कि एक्सरसाइज की गई थी, मतलब कि ग्लोबल एमपीआई जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन टू मॉनिटर द पैरामीटर ऑफ 29 सिलेक्टेड ग्लोबल इंडाइसिस, जो थे उनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। ग्लोबल इंडिकेटर टू ड्राइव परफॉर्म द एक्सरसाइज, मतलब जो इसके इंडिकेटर है ना, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर काम किया। मैंने आपकी स्कीम बता दी है। अब एमपीआई है क्या? ये मेजर करता है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, मतलब एक चीज पॉवर्टी खाने से रिलेटेड नहीं, ये मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन कैसे होगी? देखो खाने की तो हो गई आपकी, न्यूट्रिशन, उसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्कूल की भी, आप स्कूल जाते हो, और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी आपकी हो गई है इसके अंदर। ये पहली बार कब डेवलप किया गया था? इसको 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, OPHI का, किसके साथ मिलके? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, फॉर यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में आया था। फिर उसके बाद ग्लोबल एमपीआई रिलीज इन हाई लेवल आपका पॉलिटिकल फोरम, HPL, ठीक है ना, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन, जुलाई एवरी ईयर। तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, इसी तरह से यूएनडीपी इसको रिलीज करते हैं। ग्लोबल जो एमपीआई है, इस कंप्यूटर बाय स्कोरिंग, जो स्कोरिंग होती है 10 पैरामीटर्स पे होती है, जो मैंने आपको बता दिए। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर स्कूलिंग, अटेंडेंस हो गया, कुकिंग फ्यूल हो गया। आपके दिमाग में हाउसिंग आना चाहिए, तो हाउसिंग हो गया, हाउसिंग के लिए कुकिंग फ्यूल चाहिए, टॉयलेट चाहिए, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाउस होल्ड एसेट चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे काम करता है। अब इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है? इंडिया की 62 अमंग द 107 कंट्री के अंदर इंडिया आता है। देखो उसमें 62 हमारी परफॉर्मेंस है। जो हमारा एमपीआई स्कोर है वो 0, 1, 2, 3 है, यानी कि 27% हेड कोड रेशियो है हमारा, ठीक है ना। और हमारे से आगे हमारी आसपास की कंट्री की हालत कैसी है? श्रीलंका हमसे अच्छी है, भूटान हमसे अच्छी है, नेपाल हमसे अच्छी है, बांग्लादेश बांग्लादेश हमसे अच्छा है, चाइना हमसे तो अच्छा है, म्यांमार हमसे अच्छा है, पाकिस्तान थोड़ा सा हमसे, मतलब सॉरी, म्यांमार हमसे पीछे है थोड़ा, पाकिस्तान थोड़ा उससे पीछे है। ये कुछ इंडेक्स हैं जो मैंने आपको, दो इंडेक्स बताया, आपको डिफरेंस भी पता लग गया। एक पॉवर्टी बताया, एक मैंने मल्टी डायमेंशनल आपको बताया। उसके बाद आता है आइडिया ऑफ टैक्सिंग, मतलब टैक्सेशन। अभी क्या हो रहा है कि लोगों की इनइक्वलिटी बहुत बढ़ती जा रही है, और कॉर्पोरेट जो इनके बड़े घराने हैं वो पैसा कमाते जा रहे हैं। तो एक तरह से मतलब कि एक यालन, पर एक यालन है, मतलब यूएस के सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी के, उन्होंने एक प्रपोज किया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए वर्ल्ड वाइड एक सा होना चाहिए। ये नहीं कंट्री मतलब सपोर्ट करते, कंट्री क्या करती है, मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ जस्ट। कंट्री कॉर्पोरेट टैक्स कम करती जाती है, तो उससे क्या होता है, जो बाहर से आए, जो बाहर से कंपनी आए, वो अट्रैक्ट करने के लिए, और हमारी जो कंपनी है उनको और अट्रैक्ट हो। उससे क्या होता है कि मतलब वो तो ठीक है, डेवलपमेंट तो बढ़ता है, पर उससे इनइक्वलिटी बढ़ती है। लोग जो अमीर कॉर्पोरेट्स हैं उनको पैसा मिलता जाता है, टैक्स कम देना पड़ता है उन्हें। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कॉर्पोरेट मतलब कि सेम टैक्स हो। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि कंपनी क्या करती है, जैसे वो देख करती है ना, टैक्स इवेजन करने के लिए वो क्या करती हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाती हैं, हेडक्वार्टर वहाँ डेवलप कर लेती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, वहाँ से ऑपरेट करती हैं, क्योंकि उस कंट्री में टैक्स कम है। उसके बाद अगर आपने किसी कंट्री के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी साइन की हुई है, तो आपको, अगर आपने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में जो मोस्टली जो आती हैं, मतलब कि जो आपका एफडीआई आता है वो या तो सिंगापुर या मॉरिशियस या आपका पनामा आइलैंड या आपका कोमोरी, इन आइलैंड से आता है। आप सोचोगे कि इन आइलैंड से क्यों आता है? तो कंपनियां क्या करती हैं, इन जो कंट्री के अंदर है जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो इतने जीरो है या बहुत मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम इन कम्पेयर टू इंडिया। तो वो क्या करती है, पहले अपना बेस बनाएंगे आपका मॉरिशस के अंदर या फिर सिंगापुर के अंदर, उसके बाद फिर वो वहाँ पे अपना बेस बनाएंगे, हेडक्वार्टर वहाँ बनाएंगी, और वहाँ पे टैक्स भर देंगी। और हमने उनके साथ टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी साइन की हुई है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस, मतलब कि अगर यहाँ पे आपने टैक्स दे दिया तो आपकी कंपनी को यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में देने की ज़रूरत नहीं है। और टैक्स तो लगेंगे जो आपकी इनकम होगी आपकी है, पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे मिनिमम टैक्स है, इंडिया में देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पूरा चैनल अपनाती है। अगर पूरे वर्ल्ड में एक सा ही टैक्स होगा तो कहीं भी जाए, कहीं भी कुछ भी करे, उसे टैक्स उतना ही देना है। तो कॉर्पोरेट क्या वो इंडिया में बनाए अपना
हेड ऑफिस या मॉरिशियस बनाए तो उसको टैक्स तो सिमिलर देना पड़ेगा। तो यही चीज़ बोली गई है कि आपको जो टैक्सेस सिस्टम है उसको एक तरह से पूरे वर्ल्ड में एक तरह से सिमिलर लाना है। और ही शूटिंग द मतलब कि शोल्डर ऑफ द पुअर कंट्री व्हेन हिज प्रपोजल टू बी हाइडन द पुअर कंट्री, मतलब ये सारी चीज़ें बात की गई है। इसमें ये सपोर्ट मतलब जेफ बेजोस हैं वो भी करते हैं और भी कंट्री करती हैं। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग यही होता है कि एक कंट्री से कूद के दूसरी कंट्री में चले गए प्रॉफिट के लिए, यहाँ पे कम कॉर्पोरेट टैक्स है। ये ओईसीडी का टर्म है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे ईयू में ईयू हैज़ जो लिव करता है फाइन किया गूगल पे एप्पल पे, वो आयरलैंड में शिफ्ट हो गए थे कि वहाँ पे कम टैक्स था उस चीज़ के चक्कर में। कि लूजिंग 10 मतलब यूएस लूज कर गया 100 बिलियन रुपीस टैक्सेशन ड्यू टू सच प्रैक्टिस। अब जो फेसबुक है गूगल है इनका मतलब हेड क्वार्टर आइलैंड में शिफ्ट हो गया था, किस वजह से कि आइलैंड में कम है। अब यूएस ने आइलैंड के साथ ट्रीटी साइन की होगी कि अगर आपकी कंट्री में टैक्स दिया तो हमारी कंट्री नहीं देना पड़ेगा, तो इसकी से 100 बिलियन का लॉसेस यूएस को हुआ था। ओईसीडी कंट्री हैव सफर्ड ड्यू टू द कट ऑफ द टैक्सेस एंड द बीईपीएस मतलब चेक दिस प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस को क्या नाम दिया गया, इस प्रैक्टिस को नाम यही दिया गया कि कंट्री दूसरी कंट्री स्विच करना। तो कुछ सजेशन बताए हैं कि क्या करने चाहिए। एक तो ग्लोबली मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबली एक सा टैक्स रखना चाहिए, तो किसी कंट्री में आप चले जाओ। फिर रिग्रेसिव स्ट्रक्चर जो टैक्स होता है, रिग्रेसिव क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक प्रोग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव होता है, प्रपोजल होता है। रिग्रेसिव होता है कि जैसे आपका मतलब कि चीज़ें बढ़ेंगी, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जैसे आपके मतलब कि इनकम बढ़ेगी ना, इनकम बढ़ेगी तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जैसे आपका चीज़ें बढ़ेंगी मतलब इंक्रीज होगा, मतलब कि जैसे आपका आप 1 लाख कमाते हो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 2% देना पड़ेगा, इसमें 10% देना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, इंक्रेज करता है कि आप और पैसा कमाएं, अपने बिजनेस को और डेवलप करें। 10 लाख करेंगे इसके हिसाब से आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, रिग्रेसिव होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि लेस देन द प्रोपोर्शनल राइज रिलेटिव बर्डन, द प्रोग्रेसिव टैक्स हैज रिड्यूस द इनइक्वालिटी, ठीक है ना। वेयर एज द रिग्रेसिव टैक्स इफेक्ट द इंक्रीज द इनइक्वालिटी। जो रिग्रेसिव टैक्स होता है इनइक्वालिटी इंक्रीज करता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इन्होंने यहीं पे यही कोट किया है कि जो आपका रिग्रेसिव स्ट्रक्चर थोड़ा उसको ध्यान में रखना है, इसको ठीक करना है। और चीज़ों में इनडायरेक्टली डायरेक्टली टैक्स में जो आपका रिग्रेसिव स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रख के आपको काम करना है। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल जो है हाई मोबाइल इफेक्ट जो है यूज़ ऑफ टैक्सेस हेवन और शेल कंपनियाँ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बस नाम की रजिस्टर्ड होती है मॉरिशस के अंदर, काम सारा उनका इंडिया के अंदर होता है। इसमें शेल और हेवन कंपनियां बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड कैपिटल अक्रॉस द ग्लोबल होता है पर वो शिफ्ट होती हैं। तो रूट रेस टू द मतलब कि बॉटम, जो आपकी रेस टू द बॉटम है इसको कम करना है। थोड़ा रेस टू द बॉटम नाम दिया गया है, मैंने आपको दिखाता हूँ कहाँ पर दिया गया ये क्या है कि मतलब सोवियत यूनियन जो ब्लॉक है कोलेप्स हुआ था 1990s में। जो सारे नेशंस थे ईस्ट यूरोप के वेयर द बैडली हिट नीडेड टू कैपिटल इन्फ्यूजन, उन्हें मतलब कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए था, अपने अंदर एफडीआई आनी चाहिए। तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, शार्पली कट कर दिया जो टैक्सेस थे ना, कॉर्पोरेट टैक्सेस थे, शार्पली कट कर दिए। उसे क्या नाम दिया गया, रेस टू द बॉटम, जो टैक्सेस कट किए गए। और इवन इन कंट्री ने नहीं, इंडिया ने भी ऐसा किया। इंडिया ने भी ऐसा किया कि मतलब अपने टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, इसी बजट में देख लो कि कॉर्पोरेट टैक्सेस और कम किए अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी को। ये सब चीज़ चलती है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास कम पैसा आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स कम मिलेगा, ठीक है ना। तो कम पैसा आएगा जो गवर्नमेंट यूज़ करती है रिसोर्सेज एजुकेशन हेल्थ और सिविक एम्यूनिटीज़ के लिए, वो कम पैसा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद वही इनइक्वालिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया ने कब किया था, जब 1919 में क्राइसिस आए थे, इंडिया ऑल्सो कट टैक्सेस, ठीक है। 2019 में मतलब कॉर्पोरेट जो टैक्स था इंडिया का वो और कम किया गया, ड्रास्टिकली बहुत कम किया गया कि अट्रैक्ट हमारे यहाँ बढ़े। पर उसका एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ इफेक्ट ठीक है कि आपको ट्रिगर होता है कि बाहर से कंपनियाँ आती हैं, एफडीआई इनफ्लो बढ़ता है, बाहर से मुल्क से पैसा आता है। पर उसके आपको ध्यान भी रखना है कि आपकी उसके साथ साथ इनइक्वलिटी भी इंक्रीज होनी है। आपको कुछ ऑप्टिमल ऐसी चीज़ लानी होगी कि आपके बाहर से भी अट्रैक्शन आए और इनइक्वलिटी भी इंक्रीज ना हो। उसके बाद चीज़ क्या आती है, कोविड-19 ट्रिगर द चैलेंज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कुछ ट्रिगर आपको चैलेंज में बता देता हूँ। एक तो विक्टिम कैन डिवाइड इन द मल्टीपल कैटेगरी, मतलब अगर आपको सॉल्व करना है ना, ये एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है, जो बेड की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ये पहले से गवर्नमेंट भी अपील कर रही है आपसे कि जब वो बहुत सीरियस हो आप तभी हॉस्पिटल में आए, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो तभी हॉस्पिटल में आए, वरना आप घर में आइसोलेशन रहे और मेडिसिन लेते रहे। तो इसमें यही बोला गया है कि विक्टिम शुड बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कैटेगरी बेस्ड ऑन द सिविरिटी ऑफ द डिसीज, कितनी आपको प्रॉब्लम है। मोस्ट सीवियर आर ट्रीटेड फर्स्ट,
एंड डिले विद ए कॉस्ट लाइफ, मतलब जो आपकी ज़िंदगी जा रही है, चीज़ें खो रहे हैं, उसको थोड़ा और कम किया जाए। ठीक है ना, ये टर्म फर्स्ट बार जो इम्प्लूस मतलब कि इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब कि चीज़ें मतलब कि पहले जो सीवियर कंडीशन उनको पहले लाया जाए। ये नेपोलियन मिलिट्री सर्जन टू ट्रीटेड बैटलफील्ड, जो इंजरी घायल लोग आ रहे थे उनको ट्रीट करते, बहुत भीड़ बढ़ गई थी नेपोलियन के टाइम में। तो उन्होंने क्या यही वो बोला था, जो सीरियस है उनको पहले लाया जाए और जो नॉन सीरियस है उन्हें घर में ट्रीट किया जाए, उनको लेट लाया जाए। दिस इंक्लूड द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों के लिए ऐसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे एक विंडो ओपन की, सिंगल पोर्टल विंडो होनी चाहिए, जैसे जो भी आ रहा है कि उसमें रजिस्टर्ड हो के आए, जैसे कुछ ज़्यादा कंडीशन खराब है पूछ लिया जाए क्या क्या कंडीशन है इसकी, उसको ज़्यादा पहले ट्रीट करना कर देना चाहिए। जैसे आपको कोविड हुआ, आपने जाके रजिस्टर्ड किया उस विंडो के अंदर, और आपने अपने उसमें पूछा गया, सब क्वेश्चन पूछेगा आपकी कंडीशन कैसे, ये फील कर रहे हो या ये फील कर रहे हो, सब आपने टिक किया ये फील कर रहा हो, उसके हिसाब से एक सीवियरिटी कंडीशन हो जानी चाहिए। फिर आपको तुरंत एक हॉस्पिटल अलॉट होना चाहिए, इस हॉस्पिटल में जाइए, आपके लिए बेड अलॉट हो गया। और आपकी कंडीशन वैसी नहीं है तो आपको होम आइसोलेशन के लिए बोला जाना चाहिए। तो यही उन्होंने बोला गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और इस चीज़ का यूज़ करें तो हम हैंडल कर सकते हैं। जो कॉस्ट है, हम जो लोगों की जानें जा रही हैं उसको बचा सकते हैं। जो देखो कितना बढ़िया हुआ है, ऑक्सीजन ये दुनिया चढ़ रही है, पेड़ लगाओ। उसके बाद आता है कि ये मतलब कि प्रोटेक्टिंग द पब्लिक। जो पुलिस है, इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल बताया गया है। पुलिस को मतलब 50 लाख मस्ट बी रिवाइव्ड एंड एक्सटेंडेड टू ऑल द फ्रंट लाइन वर्कर। मैंने आपको स्कीम बताई थी, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इंश्योरेंस सब वर्कर जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं सबको दिया गया है। ठीक है ना, उसमें क्या गया है कि अगर कोई कोविड की वजह से फ्रंट लाइन वर्कर की डेथ हो जाती है, उसे 50 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें बताया चैलेंजेस ऑफ पुलिस के सामने क्या आ रहा है। एक तो माइग्रेटिंग लेबर का तो है ही चैलेंज, उसके बाद राशन का चैलेंजेस है, लोगों को सही से राशन मिले, बहुत शिकायतें मिली। ट्रांसपोर्टेशन का, इंटर स्टेट पासिस का, ये बहुत इशू है, उनको बहुत रूल से निभाना है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को, लॉकडाउन को फॉलो करवाना है, फॉर माइल्ड हिसाब से ये भी नहीं, सख्ती भी नहीं कर सकते। उसके साथ साथ साइबर फ्रॉड बहुत देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग बढ़ गई है, फिशिंग बढ़ गई है, क्योंकि लोग घर में बैठे हैं कंप्यूटर के सामने सब कर रहे हैं। तो लोगों ने मतलब क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों ने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि उल्टी सीधे फ्रॉड चीज़ें ऑनलाइन स्टार्ट कर दी। ठीक है ना, सीओ मोटो मतलब कि पेटिशन गई हैं मतलब कि कोर्टों में। ठीक है ना, कोविड-19 वायरस इन द प्रिजनर, ये भी देखा गया है। जो जो आपके प्रिजनर्स थे, मतलब कि जो जेलों में थे, अगर उन्हें कम सजा है, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, उनको मतलब कि पैरोल पे छोड़ दिया गया, तो वो और जाके प्रॉब्लम में, अनसिक्योरिटी लोगों को फील होना स्टार्ट हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो फेस कर रही हैं प्रॉब्लम विद द मतलब स्टेप टू स्पाइक द केसेस, मतलब कि फॉर नाइट हॉस्पिटल में नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो कहाँ पे कॉल आती है, पुलिस के पास कॉल आती है। पुलिस फिर हेल्प करती है जाके उनकी, जहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मतलब कि सिलेंडर की किसी चीज़ की हेल्प करती है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि पुलिसमैन भी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं चीज़ों को देखते हुए, तो उनको मस्ट भी रिवाइव करना चाहिए कि उनको भी जो इंश्योरेंस है, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो पहले फर्स्ट लाइन जो फ्रंट लाइन वर्क करेंगे उनको पहले मतलब कवर करना चाहिए, क्योंकि आप वो सर्विंग टू द सोसाइटी। इसमें कुछ रिपोर्ट बताया गया, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के हिसाब से 1200 जवान शहीद हो चुके हैं, सिक्योरिटी पर्सन और कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, ड्यू टू द कोविड की वजह से। नियर अबाउट 2 लाख जो हमारी फोर्स के पर्सन है, स्टेट पुलिस के, ये सेंट्रल आर्म फोर्स के, उनको कोविड का शिकार हो चुके हैं। इसमें सारी रिपोर्ट में यही बताया गया है। स्कीम शुड स्पेशल इंश्योरेंस कवर 50 लाख टू नोटिफाइड द, मतलब कि मेडिकल आपके फर्टिलिटी लास्ट ईयर लिमिटेड टू द 3 मंथ, रिवाइव द एक्सटेंड फ्रंट लाइन वर्कर। ये पहले पिछले 3 मंथ में स्टार्ट की गई थी, पिछले साल 3 मंथ के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी, दोबारा से रिवाइव करना चाहिए फ्रंट लाइन वर्कर के लिए, ऐसा बोला। असम राइफल फॉरेस्ट फायर इन मिजोरम, देखो फॉरेस्ट फायर में 3 दिन 4 दिन पहले मैंने फॉरेस्ट फायर आपको, फॉरेस्ट फायर भी प्लस आपको मतलब कि सिटी फायर, दोनों के ऊपर मैंने एक आंसर राइट की थी, आप जाके उसे चेक कर लेना, अभी रिवाइज नहीं करेंगे। इंडिया रैंक इन 49 सी जी जी आई, मतलब कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया, 107 4 कंट्री का है। तो इंडिया में इसकी जो रैंकिंग आई है, मतलब कि 104 1949 आई है, इन कम्पेयर टू 104 कंट्री के हिसाब से। इसे कौन निकालता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सारी इंडिया IDFC इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, बहुत सारे निकालते हैं। फिनलैंड ने टॉप किया, इसके 7 पिलर इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए आपके, तो ये है। फिर DRDO ने क्रिस्टल ब्लेड डेवलप किए हैं एरो इंजीनियरिंग के लिए, बस इतना याद रखो। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिफेंस आपका मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये DRDO का एक पार्ट है, आपको इतना याद रखना है। जो इंडिया ने डेवलप किए, फिर फ्यू कंट्री के पास ऐसी पावर है जो इसे ब्लेड, क्रिस्टल ब्लेड बनाने की, आपको बस ये याद रखना है।
IMD प्रिडिक्ट रेन इन सेवरल पार्ट ऑफ द टिल लास्ट मंथ। IMD ने ऐसा प्रिडिक्ट किया है, क्यों? क्योंकि हीट वेव चल रही है गुजरात के साइड में, कोस्टल साइड में, इधर हीट वेव चल रही है। और हीट वेव क्या है? जब टेम्परेचर 40 होना चाहिए, ठीक है ना, और हिल में 30 होना चाहिए। डेफिनेशन है हीट वेव और कोल्ड वेव की, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पढ़नी है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले हीट वेव के बारे में बताया था कि IMD पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि हीट वेव क्या होता है। तो हीट वेव चल रही है, मे बी आपको दिखाई दे, बारिश आसपास हो भी रही है और है हो भी। इंडिया लाइक टू रिसीव ऑक्सीजन 15 नेशन से मिलेगी। ऑक्सीजन जो एयर मतलब आर्मी के पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है, उसको मतलब कि आर्म फोर्स को हॉस्पिटल को दे देना चाहिए, ऐसा आपके मतलब CDS जो है बिपिन रावत इन्होंने बोला है। और फिर इंडिया एंड जापान रिसॉल्व टू, सॉरी एक मिनट, तो मैं आपको कुछ चीज़ इससे बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब रिलेटेड टू, ये हमने पढ़ लिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया अपना, मल्टी डायमेंशन इंडेक्स भी हो गया अपना, गुड गवर्नेंस, ये तो गुड गवर्नेंस है, वो केरला गुड गवर्नेंस है, तो एक हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स इंडिया भी निकालता है। तो उसके अंदर क्या है कि मतलब जो लेटेस्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया, लॉन्च ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे। तो आपको बताना है कब होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को। उस दिन इंडिया गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करता है, और उसी टाइम पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकालता है। इस इंडेक्स को कौन निकालता है? स्टेट वाइज निकाला जाता है, इंडिया का है, ठीक है ना। तो इंडिया का यूटीज का मतलब कितनी कैसी गवर्नेंस है, उन सब चीज़ को चेक करके निकाला जाता है, ठीक है। 10 सेक्टर है इसके अंदर, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर जो है, कॉमर्स, इन सबको देखते हुए निकाला जाता है 10 इंडिकेटर पे। गवर्निंग सेक्टर है, उसके अंदर 50 इंडिकेटर्स हैं। तो गवर्निंग सेक्टर क्या क्या है, ये सारे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे निकालता कौन है वो आपका इंपॉर्टेंट है। किस बेस पे 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक बिग स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हिल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो आपकी टॉप परफॉर्मेंस बिग स्टेट में है, उसमें तमिलनाडु है। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और हिल स्टेट में है, टॉप 3 में कौन है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा। पुडुचेरी जो है यूटीज के अंदर है, उसके बाद चंडीगढ़ और उसका दिल्ली है। और सेक्टर वाइज जो रैंकिंग है इन्वायरमेंट सेक्टर की, में टॉप, उसके बाद हम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कमेंट में ये बताना है इसको निकालता कौन है, इसको निकालता कौन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड द क्वालिटेबल डाटा टू कंपेयर टू स्टेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ अच्छी होनी चाहिए। आपको कमेंट में बताना है इसको निकालता कौन है। शायद इसमें लिखा होगा कहीं, इसमें नहीं लिखा, पर आपको बताना है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को निकालता कौन है हमारे इंडिया के अंदर। जुडिशल हमारी कैसी है, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकल गवर्नेंस कर्नाटक की अच्छी है, हेल्थ में मतलब केरला अच्छा है, और जुडिशल और पब्लिक सिक्योरिटी की रैंकिंग वेस्ट बंगाल अच्छा है, सेक्टर वाइज रैंकिंग इन्वायरमेंट में आपका वेस्ट बंगाल अच्छा है। तो आपको ये याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया, आप चैंडलर जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जो पेपर में इंडिया की 49 रैंकिंग आई है, 104 कंट्री का निकाला गया है, ऐसे इतनी सारी निकालते हैं। CEO, IDFC फाउंडेशन, IDFC इंस्टीट्यूशन, CGG एडवाइजरी पैनल मेंबर, ठीक है ना, ये सब इसे मिलकर निकालते हैं। इसकी जो फिल लेने टॉप के 7 इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लीडरशिप एंड द फोरसाइट, ये चीज़, रोबस्ट लॉ एंड द पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल आपका सिटवर्डशिप। इसमें क्या है कि पर्सनल जो फाइनेंशियल सिटवर्डशिप का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट द केयर, ठीक है ना, प्लानिंग, अटेंशन, अप कीपिंग, मैनेजमेंट ऑन आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको कैसे मैनेज करें, कैसे चीज़ों को करें जो इंडिविजुअल लेवल तक उसकी मतलब चॉइस मिल सके उसे, ये है। अट्रैक्टिंग मार्केटिंग प्लेस, गुड मतलब कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड द रिप्यूटेशन कैसी है, हेल्पिंग पीपल राइसेस। ये कुछ इंडिकेटर हैं जो अगर आपको गवर्नेंस इंक्रीज करनी है, ठीक है ना, आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी भी लिख सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। ये सारे इंडिकेटर हैं जिसपे काम करना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोपोर्शनल क्या होता है, सबके लिए इक्वल टैक्स, चाहे आप 100 रुपये का हो या 10 रुपये का हो, सबके लिए इक्वल टैक्स। ऐसा आप इनडायरेक्ट टैक्स में देखते हो, पाले जी लेने जाओ तो सबके लिए उस पर जो 1 रुपये टैक्स लगता है, सबको इक्वल टैक्स दिया जाए, गरीब हो चाहे आपको। तो आपको क्या, इम्पोज द सेम रिलेटिव बर्डन टू ऑल द टैक्स पेयर वेयर द टैक्स लाइबिलिटीज इनकम ग्रुप आर इक्वल पोर्शन। तो आपने इंडायरेक्ट टैक्स में देखा होगा, सामान खरीदना सबको एक सा टैक्स देना पड़ता है। ये नहीं कि अंबानी खरीदने गया पाले जी, उसे 4 रुपये का दिया जाएगा, कोई गरीब खरीदने गया उसे 2 रुपये का दिया जाएगा, सबको 4 रुपये का दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है ना। फिर आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 1 रुपये दोगे, आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 10 रुपये दोगे। तो इनकम के हिसाब से आपका टैक्स बढ़ता रहता है, इनकम के हिसाब से, ठीक है ना। द प्रोपोर्शनल राइज टू द टैक्स लाइबिलिटीज रिलेटेड टू द इंक्रीज द इनकम, ये नहीं सेम नहीं रहता। जैसे आपने 10 रुपये कमा रहे हो तो आप 1 रुपये दोगे, आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 20 रुपये दोगे। तो टैक्स बढ़ता रहता है इनकम के हिसाब से, उसे कहते हैं आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स कम होता जाएगा इन कंपेयर टू, जैसे आप 1 रुपये कमा रहे हो तो आप 10 रुपये दे रहे हो,
ठीक है, 100 रुपये कमा रहे हो तो आपको मतलब कि 100 रुपये की 10% टैक्स दे रहे हो अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो। अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो आप 5% टैक्स दोगे 1000 रुपये के हिसाब से। एक तरह से ऐसे तो हो सकता है कि ये भी 10 रुपये दे और ये भी 10 रुपये दे, पर इसका टैक्स लेवल ज़्यादा है, इसका कम है। कि ज़्यादा कमा रहा है तो उसके हिसाब से 10 रुपये से बैठ रहा है। तो क्या है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स के जो परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज इन द सेंस जो आपको टैक्स लगाया गया उसकी परसेंट कम कर दी जाती है, उसे रिग्रेसिव बोलते हैं। इससे क्या इनइक्वलिटी बढ़ने लगती है, जो मैंने आपको बताया। फिर एक न्यूज़ आई थी यूनिकॉर्न ब्लैक होल। ये क्या है, एक तरह से ब्लैक होल है जो आपका एस्ट्रोनॉमर ने फाइंड किया है। ये पीआईबी पे आप देखोगे तो ये न्यूज़ है। स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है जो डिस्कवर हुआ है। इट वॉज हैव बीन में यूनिकॉर्न उसका नाम दिया गया। और 15 लाइट ईयर अवे है इंडिया से, मतलब अर्थ से 15 लाइट ईयर। जो लाइट ईयर होते हैं एक कैलकुलेशन टर्म होती है एक ग्रह से दूसरे ग्रह को नापने की, तो इतने 1500 लाइट ईयर हमसे दूर है। क्लोजेस्ट टू ऑल द अर्थ होल फाउंड सो फार। जितने भी अर्थ मतलब ब्लैक होल, सॉरी ब्लैक होल हमें मिले हैं अब तक की, सबसे ज़्यादा क्लोज इंडिया की यही है। पर फिर उसके बाद ही 1500 लाइट ईयर पीछे आप है क्या है। ये 3 टाइम मास ऑफ द सन, जो 3 टाइम मास है ना सन का, उससे 3 गुना बड़ा है। पर फिर भी सबसे स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है और जो मिले थे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो यूनिक और कंप्रोमाइज में रेड जॉइंट स्टार है, मतलब कि ये। और ठीक है, टाइडल में ब्लैक होल आर डिस्कवर थ्रू द इफेक्ट ऑफ द टाइडल आपका डिस्टोरेशन। ऐसे फाउंड होता है। टाइडल डिस्टोरेशन क्या होता है, ओकर थ्रू द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। वो चेक करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। हायर ड्यूरिंग ऑन द मून और द फुल मून के टाइम पे ज़्यादा होता है ये चीज़ें चेक करने का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। सिग्निफिकेंस क्या होता है ब्लैक होल का, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट टू साइंटिस्ट टू स्टडी द ब्लैक होल एज दे टेल अबाउट द स्टार फॉर्म और डाई। कैसे बनते हैं चीज़ें स्टार और कैसे ख़त्म होते हैं, तो इसलिए स्टडी करते हैं। Why black hole is invisible? Black hole is a region in space where the gravity pulls so high, ठीक है ना। द ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट लाइट कैन नॉट गेट आउट। इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है लाइट को भी उठने नहीं देती, उसको भी ऑब्जर्व कर लेती है अंदर। तो ठीक है ना, सो स्ट्रॉन्ग द मैटर ऑफ द स्क्यूज इनटू द टीनी स्पेस। यूजली हैपन व्हेन द स्टार इज डाइंग। जब मरने लगता है तब ये देखा जाता है। आर ब्लैक होल एंड द स्टेज ऑफ द स्टार? यस, द मोस्ट ऑफ द स्टार, ठीक है ना, स्टार मटेरियल आर ब्लास्ट away into the space during the fine stage. However the core, मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि न्यूट्रॉन स्टार कोर द ब्लैक होल। तो चीज़ें जब स्टार मरने लगता है, डाई होने लगता है, तब ये ब्लैक होल आपको देखने को मिलेगा। और इतनी तगड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये लाइट को भी बाहर निकलने नहीं देता है। तो ये हमारे बेसिक नोट्स थे। अगर आपके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम, वहाँ पे जाके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आते हैं हिंदू के ऊपर। कुछ न्यूज़ इससे रिलेटेड बच गई है, मैं हिंदू से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ कि जापान भी हेल्प करेगा। बहुत सारे देश कूद गए हैं, तो इससे क्या होता है ह्यूमैनिटी। फिर देखो बाइडन जी, मतलब कि जो बाइडन ने वहाँ से दवाइयाँ भेजी हैं इंडिया के लिए, तो ये कंटिन्यू न्यूज़ आप पढ़ रहे हो। फिर एक न्यूज़ आई है अशोका होटल टू बी यूज एट कोविड-19 फैसिलिटी फॉर द जजेस। जो जजेस हैं उनके लिए अशोका होटल का यूज़ किया जाएगा इस चीज़ में। इंडिया रिकॉर्ड मतलब 2762 फ्रेश आपके फर्टिलिटीज़ मतलब डेथ हुई हैं, इतने न्यू केसेस आए हैं। महाराष्ट्र के बाद यूपी और कर्नाटक दूसरे तीसरे नंबर पे चल रहा है। और क्या न्यूज़ है, और क्या न्यूज़ है। ये इंडोनेशिया का जहाज़ था, उसको फिर बता रहा हूँ, किया रहा आपका नागरगाला, जो अभी फाउंड हो गया, उसके 3 हिस्सों में मिला है, ठीक है ना। जो उनका क्या था, ये इंडोनेशिया सबमराइन थी, इसको सर्च किया गया तो उनका लास्ट वीडियो आया, वो सिंग कर रहे थे बैठकर। वो वीडियो को बहुत सहानुभूति देखा जा रहा है। उसके बाद आरबीआई कैप एजिस ऑफ 70 फॉर द बैंक एमडीसीओ। जो बैंक के एमडीसीओ होते हैं ना, प्राइवेट बैंक के, तो आरबीआई ने कैप कर दिया है कि वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के नहीं हो सकते। और ठीक है, 15 साल ही वो उस एमडी और सीईओ के पद पे बने रह सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं 65 का मैं हूँ, ठीक है ना। अब मुझे सी मतलब कि एम डी एस सी यू बनाया गया किसी भी बैंक का, ठीक है। तो मैं उसके लिए मतलब 70 साल तक मेरी एज कर दी तो 5 साल रहूँगा। और मैं अगर 50 साल की उम्र में अपॉइंट हो जाता हूँ तो 65 साल तक ही रहूँगा, क्योंकि 15 साल तक रह सकता हूँ और मेरी एज के अकॉर्डिंग 70 साल तक, ठीक है। अगर 65 बनाया गया तो 5 साल की 70 उन्होंने लिख दिया लास्ट एज है। अगर 50 का बनाया तो भी 65 तक रहूँगा, कोई 15 साल उसके हिसाब से उतर जाऊँगा। ये आरबीआई ने बता दिया, प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं, प्राइवेट के लिए बता दिया गया। तो बस यही, ठीक है। इंडिया एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट 1 बिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2023 तक करेगा, ऐसा किसने बोला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशन है आपका, उसने बोला है कि इंडिया जो इन्वेस्ट करेगा मतलब कि एआई के अंदर 2023 तक 1 बिलियन का इन्वेस्ट कर देगा। पूरा वर्ल्ड 98% करेगा। ग्लोबली जितनी एंटरप्राइजेस कंपनी 98 करेंगी, जिसमें से इंडिया का 1 बिलियन इंडिया का रहेगा। तो इतनी न्यूज़ थी। थैंक यू फ्रेंड आज के लिए। कल फिर दोबारा मिलेंगे।